हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोग डेरिवेटिव्स ऑफ ओलिफिन्स पढ़ रहे थे। हमने एथिलीन के डेरिवेटिव्स पढ़े, फिर प्रोपिलीन के डेरिवेटिव्स पढ़े और लास्ट लेक्चर में हमने एक्राइलोनाइट्राइल के मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग ब्यूटेन और उससे जो इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट एक ब्यूटाडाइन बनता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ब्यूटेन बेसिकली क्या होता है। ब्यूटेन एक पैराफिन है, पैराफिनिक कंपाउंड है जो नॉर्मल टेम्परेचर पे और नॉर्मल प्रेशर पे ये गैसेस फॉर्म में होता है। एट नॉर्मल एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर और नॉर्मल टेम्परेचर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे गैसेस फॉर्म में होता है, लेकिन ये बहुत हाईली फ्लेमेबल होता है और ईजिली लिक्विफाइज हो जाता है। फ्लेमेबिलिटी हाई होती है, इसलिए इसको कभी कभी लाइटर जो सिगरेट जलाने के लिए यूज़ होती है, या लाइटर जो एक्चुअली कुछ भी फ्लेम देती है उससे आप कुछ भी जला सकते हैं, तो जलाने के लिए यूज़ होती है। तो लाइटर में ब्यूटेन आपका मिलती है। तो बेसिकली जो ब्यूटेन है उसके जो C4 असाइक्लिक कंपाउंड है, क्योंकि ये C4 में साइक्लिक कंपाउंड भी हो सकते हैं। तो जो C4 का असाइक्लिक कंपाउंड है उसके दो आइसोमर्स बेसिकली बनते हैं। एक नॉर्मल ब्यूटेन, जब कार्बन्स एकदम लीनियर चेन में जुड़ी होती हैं तो वो नॉर्मल ब्यूटेन है। दूसरा है आइसोब्यूटेन, ये आइसोब्यूटेन का स्ट्रक्चर है। तो बेसिकली हमारे पास ब्यूटेन के जो अगर आइसोमर्स की बात की जाए तो दो आइसोमर्स होते हैं, नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। वैसे भी ये पैराफिन है तो लेस रिएक्टिव होती है, लेकिन इन दोनों में दो फॉर्म्स हैं, दो आइसोमर्स हैं, तो इन ब्यूटेन लेस रिएक्टिव होती है इन कंपैरिजन टू आइसोब्यूटेन। तो अब हम लोग देखेंगे कि इसके सोर्सेज क्या है। बेसिकली ब्यूटेन हम लोग को ऑब्टेन कहाँ से होती है। तो ब्यूटेन जो है इसका मेजर सोर्स नेचुरल गैस लिक्विड से NGL जो है, और दूसरा सोर्स है ये रिफाइनरी में। जब रिफाइनरी में डिस्टिलेशन करते हैं तो रिफाइनरी कि गैस स्ट्रीम में हम लोग को ये ब्यूटेन मिलती है। उसके बाद फिर यूजेस, इसका बेसिकली यूज़ क्या है। तो इसका जो मेजर यूज़ किया जाता है एज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, हम लोग जानते हैं वो कहाँ पे होता है। जो आपका गैस सिलेंडर्स होते हैं उसमें प्रोपिलीन के साथ अब प्रोपेन प्लस ब्यूटेन का मिक्सचर होता है, आपका जो LPG सिलेंडर होता है, तो एनर्जी के लिए यूज़ किए जाते हैं प्रोपेन प्लस ब्यूटेन के मिक्सचर्स के लिए। और इसका यूज़ कहाँ करते हैं हम लोग, गैसोलीन में करते हैं एज ए एडिटिव। जो नॉर्मल ब्यूटेन है आपका, उसको हम लोग वेपर प्रेशर को एडजस्ट करने में, जो आपका गैसोलीन है उसका वेपर प्रेशर एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, तो उसके वेपर प्रेशर को एडजस्ट करने में हम लोग यूज़ करते हैं। जो आइसोब्यूटेन जो है वो इन कंपैरिजन टू द नॉर्मल ब्यूटेन वो ज़्यादा रिएक्टिव है। तो वो क्यों रिएक्टिव है, जो टर्शरी जो हाइड्रोजन की प्रेजेंस की वजह से, जो ये हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो फर्दर 3 कार्बन से जुड़े हुए हैं, तो इसलिए ये टर्शरी हाइड्रोजन हुआ। इसी तरह टर्शरी अल्कोहल भी होता है, अगर इसी कार्बन से अल्कोहल जुड़ा हुआ हो और ये कार्बन फर्दर 3 कार्बन से जुड़ा हुआ तो टर्शरी अल्कोहल होता है। तो यहाँ बेसिकली हम लोग हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, तो टर्शरी हाइड्रोजन से जुड़े होने की, ये टर्शरी हाइड्रोजन की प्रेजेंस की वजह से ये जो आपका आइसोब्यूटेन है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो बेसिकली केमिकल यूज़ क्या है। केमिकल यूज़ अगर हम लोग देखें तो क्या होता है केमिकल यूज़, इसमें बेसिकली डिहाइड्रोजनेशन से हम लोग इसका डिहाइड्रोजनेशन करके ओलिफिन बनाते हैं। तो मेन जो केमिकल यूज़ है ब्यूटेन का, चाहे N-ब्यूटेन हो चाहे आइसोब्यूटेन हो, ये फीड स्टॉक किया जाता है किसके लिए, स्टीम क्रैकिंग जब हम लोग करते हैं तो ओलिफिन प्रोडक्शन मिलती है। और डिहाइड्रोजनेशन जो हम लोग करते हैं, मान लीजिए नॉर्मल ब्यूटेन है, इसका डिहाइड्रोजनेशन करेंगे तो हम लोग को ब्यूटीन मिलेगा, बेसिकली ओलिफिन मिलेगा। वो फर्दर ब्यूटीन से हम लोग क्या बना सकते हैं, या ब्यूटेन से ही हम लोग ब्यूटाडाइन बना सकते हैं। और ब्यूटाडाइन जो है ना, सबसे इम्पॉर्टेंट उसका एप्लीकेशन है रबर इंडस्ट्री में, सिंथेटिक रबर बनाने में यूज़ किया जाता है। और जो एक इम्पॉर्टेंट इसका एप्लीकेशन है, हम लोगों ने अल्काइलेशन रिएक्शंस पढ़ी हुई हैं, तो अल्काइलेशन रिएक्शन में जो आपका आइसोब्यूटेन है तो एज ए अल्काइलेटिंग एजेंट यूज़ होता है। तो अल्काइलेटिंग एजेंट जब अल्काइलेशन करते हैं हम लोग नॉर्मल ब्यूटेन के किसी अल्काइलेटिंग एजेंट से, मान लीजिए आइसोब्यूटेन की, तो ये एल्काइलेट फॉर्म करता है। एल्काइलेट जो होते हैं वो एक्चुअली मिक्सचर्स होते हैं जिनका ऑक्टेन नंबर बहुत ज़्यादा होता है, तो हाई ऑक्टेन नंबर कंपाउंड्स होते हैं। तो आइसोब्यूटेन का यूज़ कहाँ होता है, अल्काइलेटिंग एजेंट की तरह होता है। जो एक इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट है इसी यही एप्लीकेशन इसका जो है
जब आइसोब्यूटेन का हम लोग डिहाइड्रोजनेशन करते हैं तो आइसोब्यूटीन बनता है, और उसका जो हम लोग यूज़ करते हैं वो मेथाइल टर्सरी ब्यूटाइल ईथर MTBE एक कंपाउंड होता है, उसके फॉर्मेशन में यूज़ करते हैं। और वो बहुत यूज़फुल कंपाउंड है। वो किसके, गैसोलीन की मैन्युफैक्चरिंग, गैसोलीन जब बनाते हैं वो किस लिए कि अनलेडेड गैसोलीन, क्योंकि गैसोलीन में अगर दूसरे मेथड से बना रहे तो लेड प्रेजेंस हो सकता है, तो अनलेडेड गैसोलीन बनाने के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ होता है MTBE का, और इसकी रेटिंग भी बहुत हाई होती है, ऑक्टेन रेटिंग बेसिकली बहुत हाई होती है। तो हमने बेसिकली देखा कि ब्यूटेन क्या है, उसके सोर्सेस क्या हैं, आइसोब्यूटेन के यूज़ क्या हैं, नॉर्मल ब्यूटेन के यूज़ क्या हैं, केमिकल यूज़ बेसिकली उसका क्या है। तो केमिकल में बेसिकली केमिकल जो यूज़ होता है वो आपका क्रैकिंग करके ओलेफिन्स बनाने में होता है। तो इसका सबसे इम्पॉर्टेंट कंपाउंड जो आप ब्यूटेन का है वो ब्यूटाडाइन है। तो आज के लेक्चर में बेसिकली हम लोग ब्यूटाडाइन के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, और उसको जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, कैसे मैन्युफैक्चर करते हैं, क्या क्या मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हैं। तो ब्यूटाडाइन दो भी तरह की हो सकती है। जब जैसे ये डबल बॉन्ड होता है ब्यूटाडाइन में, इस कार्बन पे भी हो, इस कार्बन पे हो, तो 1,2 ब्यूटाडाइन हो जाएगा। लेकिन जो ब्यूटाडाइन ज़्यादा यूज़ होती है, फर्स्ट जो नंबर कार्बन है उस पर डबल बॉन्ड है और थर्ड नंबर कार्बन पे डबल बॉन्ड है, तो 1,3 ब्यूटाडाइन है ये। तो रूम टेम्परेचर बेसिकली इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, -4.4 सेंटीग्रेड डिग्री सेल्सियस होता है। तो रूम टेम्परेचर पे कैसी होगी ये, रूम टेम्परेचर पे गैस होगी। तो ये बेसिकली नॉन कोरोसिव गैस है, कोरोजन नहीं करती है, नॉन कोरोसिव गैस है। और फ्लेमेबिलिटी जो है ना इसकी ज़्यादा होती है, तो फ्लेमेबिलिटी ज़्यादा होती है। उसके बाद क्या है, हाई फ्लेमेबल गैस है रूम टेम्परेचर पे। सॉल्युबिलिटी जो होती है इसकी, ये वाटर में स्पेरिंगली मतलब नाम मात्र की सॉल्युबल है, जबकि ये अल्कोहल्स में स्लाइटली सॉल्युबल है, थोड़ा बहुत सॉल्युबल है। और जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं जैसे ईथर है आपका, तो उसमें बहुत ज़्यादा हाईली सॉल्युबल है। तो बेसिकली ब्यूटाडाइन क्या है, नॉर्मल टेम्परेचर पे ये गैस है और ये हाईली फ्लेमेबल है। और वो सॉल्युबिलिटी की बात करें तो वाटर में बहुत मतलब नाम मात्र की सॉल्युबल है, स्पेरिंगली सॉल्युबल है, जबकि अल्कोहल में सॉल्युबल है, थोड़ा बहुत सॉल्युबल है। जबकि ईथर्स वगैरह में जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हैं, डाइथाइल ईथर, बेंजीन या कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो उसमें हाईली सॉल्युबल है। इसका इम्पॉर्टेंट यूज़ क्या है, तो ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट मोनोमर है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ रबर। तो इसको दो तरह से ये ब्यूटाडाइन को हम लोग यूज़ कर सकते हैं। पहला यूज़ जो ब्यूटाडाइन का है वो हम लोग पॉलीमराइजेशन कर दें, तो वहाँ पे हम लोग को क्या मिल जाएगा, पॉलीब्यूटाडाइन मिल जाएगा। और दूसरा प्रोसेस है कि हम इसका कोपॉलीमराइजेशन कराएं। कोपॉलीमराइजेशन किसके साथ, स्टायरीन के साथ। तो जब हम स्टायरीन के साथ कोपॉलीमराइजेशन करते हैं तो स्टायरीन ब्यूटाडाइन रबर SBR जो है, हम लोग को स्टायरीन ब्यूटाडाइन रबर मिलता है। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ब्यूटाडाइन का है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट मोनोमर है फॉर सिंथेटिक रबर प्रोडक्शन। मतलब सिंथेटिक रबर में सबसे ज़्यादा एप्लीकेशन है ब्यूटाडाइन की, सिंथेटिक रबर मैन्युफैक्चरिंग पे। थोड़ा बहुत यूज़ इसका जो है हेक्सामेथाइलिन डाइअमाइन और एडिपिक एसिड के यूज़ के मैन्युफैक्चरिंग में होता है। और इनका यूज़ जो है हेक्सामेथाइलिन डाइअमाइन और एडिपिक एसिड को हम लोग नायलॉन बनाने के लिए यूज़ करते हैं, वो मोनोमर हैं नायलॉन के लिए। तो बेसिकली ये ब्यूटाडाइन है क्या, मतलब रूम टेम्परेचर पे गैस है, इसका मेजर यूज़ क्या है, तो ये मोनोमर है किसके लिए, सिंथेटिक रबर बनाने के लिए। दूसरा एप्लीकेशन जो इसका है वो दो कंपाउंड बनाती है, हेक्सामेथाइलिन डाइअमाइन और एडिपिक एसिड, जो यूज़ करते हैं हम लोग नायलॉन बनाने में। तो अब इसका देखें कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या है, कौन कौन से मेथड से ये मैन्युफैक्चर हो सकती है। तो अभी हम लोग पढ़ रहे थे जैसे कि ब्यूटाडाइन हम लोग नेफ्था जो है, सबसे पहले हम लोगों ने इस यूनिट में पढ़ा था कि नेफ्था और गैस की क्रैकिंग से हम लोग को ब्यूटाडाइन मिलता था। तो एक प्रोसेस वहाँ हम लोगों ने कवर कर लिया ब्यूटाडाइन का। दूसरा प्रोसेस क्या है कि हम लोग अगर ये ब्यूटेन है नॉर्मल ब्यूटेन है, उसको डिहाइड्रोजनेट कर दें तो वहाँ पे हम लोग को ब्यूटाडाइन मिल जाएगा। तो जो वर्ल्ड वाइड ज़्यादा ये प्रोसेस यूज़ होता है तो यही होता है, स्टीम क्रैकिंग, ये डिहाइड्रोजनेशन ऑफ ब्यूटेन। डिहाइड्रोजनेशन ऑफ ब्यूटेन जो है यूज़ इन द मेनली जो है US में यूज़ किया जाता है ये, और वर्ल्ड वाइड ही ज़्यादातर इसका एप्लीकेशन है।
जो और एक स्टीम क्रैकिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन तो हम लोगों ने देख लिया कि नेफ्था को करें या नेचुरल गैस को हम लोग कर रहे थे, तो वहाँ से हम लोग को ब्यूटाडाइन मिल रही थी। और क्या हो सकता है कि जो ब्यूटिलीन जो होती हैं उसको भी अगर हम लोग डिहाइड्रोजनेशन, एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल निकाल दें तो वहाँ से भी हम लोग को मिल सकती है ब्यूटाडाइन। एक और है डिहाइड्रेशन ऑफ एथेनॉल। बेसिकली एथेनॉल जो है इसका डिहाइड्रेशन, पहले डिहाइड्रोजनेशन करते हैं फिर डिहाइड्रेशन करते हैं, तो हम लोग को वहाँ से भी ब्यूटाडाइन मिल जाती है। तो 4 बेसिक प्रोसेस हैं। तो ये वाला हम लोग प्रोसेस ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, स्टीम क्रैकिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन। नेफ्था की क्रैकिंग से हम लोगों ने ब्यूटाडाइन बनाई थी। फिर डिहाइड्रोजेशन ऑफ ब्यूटेन, ये इम्पॉर्टेंट मेथड है, वर्ल्ड वाइड ज़्यादातर यूज़ यही प्रोसेस किया जाता है, लेकिन इंडिया में ये प्रोसेस नहीं यूज़ करते। इंडिया में हम लोग जो है ना एथेनॉल के डिहाइड्रेशन से यूज़ करते हैं। तो ये जो वर्ल्ड वाइड जो प्रोसेस यूज़ किया जाता है इसमें कई कॉन्सेप्ट हैं, तो वो प्रोसेस हम लोग पढ़ेंगे। और ये प्रोसेस सिंपलर है, लास्ट वाला डिहाइड्रेशन ऑफ एथेनॉल जो है बेसिकली इंडिया में ये प्रोसेस यूज़ किया जाता है, तो इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। तो दोनों प्रोसेस पढ़ेंगे। तो लेकिन पहला प्रोसेस आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं डिहाइड्रोजनेशन ऑफ ब्यूटेन। इसको कवर करने के बाद फिर हम लोग ये इथेनॉल रूट जो है उससे हम लोग ब्यूटाडाइन बनाना पढ़ेंगे। तो डिहाइड्रोजन में बेसिकली क्या होगा, 2 हाइड्रोजन 2 मॉलिक्यूल्स निकल जाएंगे। तो एक यहाँ से हाइड्रोजन मॉलिक्यूल निकल गया, एक इससे एक लास्ट वाले इससे, तो हमें 1,3 ब्यूटाडाइन मिल गई। तो ब्यूटाडाइन भी बोलते हैं 1,3 ब्यूटाडाइन। और प्लस हाइड्रोजन निकलेगा 2 मॉलिक्यूल्स, और ये हीट जो है वो हो रही है, तो इसका मतलब एंडोथर्मिक रिएक्शन है। अगर हीट प्रोडक्ट की तरफ प्लस रहती है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, अदरवाइज एंडोथर्मिक रिएक्शन है। लेकिन साइड रिएक्शन इसमें होती है, क्योंकि हम लोग नॉर्मल ब्यूटेन ले रहे हैं तो साइड रिएक्शन ऑब्वियसली होगी। तो नॉर्मल ब्यूटेलीन भी बन जाती है, क्योंकि ब्यूटेन को हम लोग डिहाइड्रोजनेशन करते हैं तो हो सकता है एक मॉलिक्यूल निकले तो वहाँ पे नॉर्मल ब्यूटेलीन मिल जाएगी हम लोग को। सिर्फ किसी भी 4 कार्बन है, किसी से भी एक हाइड्रोजन, मतलब एक ही कंपाउंड से नहीं निकल रहे, 2 से निकल रहे हैं, तो यहाँ से हम लोग को CH डबल बॉन्ड CH2 या यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH यहाँ पे मिल सकता है, तो नॉर्मल ब्यूटेलीन मिल जाती है। हम लोग कैटलिस्ट में क्या यूज़ करते हैं, प्रोसेस के बारे में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं कि क्रोमियम ऑक्साइड यूज़ करते हैं, एल्यूमिना कैरियर यूज़ करते हैं। जो ऑपरेटिंग कंडीशन क्या होती है, 600 to 650 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है। जो प्रेशर होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से हम लोग कम रखते हैं, एक्चुअली हाईली लो प्रेशर पे फेवरेबल होती है। तो जो प्रेशर होता है 120 to 150 mm ऑफ Hg, हम लोग जानते हैं कि 760 mm ऑफ Hg कितना होती है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होती है। तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर से हम लोग इसका प्रेशर कम रखते हैं। फीड जो रॉ मटेरियल पूछा जाए कि रॉ मटेरियल क्या है, इस जो प्रोसेस हम लोग डिहाइड्रोजनेशन कर रहे हैं तो उसमें बेसिकली ब्यूटेन होगी, ब्यूटेन और थोड़ा बहुत पेंटेन, आइसोपेंटेन या पेंटेन हो सकती है। और ये मिलता कहाँ है, ये रिफाइनरी में जब हम लोग डिस्टिलेशन कर रहे होते हैं कि ये स्ट्रीम लेते हैं, कट लेते हैं, तो वहाँ से C5 का जो कट होगा, वहाँ से C4 C5 का कट, उसमें हम लोग को ब्यूटेन मिलेगी और आइसोपेंटेन या नॉर्मल पेंटेन मिलेगी। तो ये हम लोग का फीड है। अब हम लोग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के बारे में पढ़ते हैं कि कैसे हम लोग इंडस्ट्री में, कैसे इंडस्ट्रियल प्रोसेस क्या है मैन्युफैक्चरिंग का ब्यूटाडाइन। तो बेसिकली जो इंडस्ट्रियल प्रोसेस है ब्यूटाडाइन मैन्युफैक्चरिंग का डिहाइड्रोजनेशन ऑफ ब्यूटेन से, वो उसमें 3 टाइप के स्टेप्स हैं। एक रिएक्टर है, रिएक्टर्स में होंगे, तो रिएक्टर होगा, एक सेपरेशन होगा और रिसाइकिल सिस्टम। तो क्योंकि रिसाइकिल कई जगह कई यूनिट्स में यूज़ होता है तो रिसाइकिल सिस्टम भी इसमें होता है। लेकिन जो सेपरेशन सेक्शन है, सेपरेशन वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है और वो कई स्टेप्स उसमें इन्वॉल्व होते हैं, जैसे क्विंचिंग होगा, एब्जॉर्प्शन होगा, डिस्टिलेशन होगा, एज़ोट्रोपिक डिस्टिलेशन, एक्सट्रैक्शन होगा। तो ये कुछ बेसिक स्टेप्स हैं जो इन्वॉल्व होते हैं इस प्रोसेस में। तो हम लोग प्रोसेस पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जो अपनी फीड है, अपनी फीड यह है जो रिफाइनरी से C4 कट की फीड हो रही है, जिसमें मेजरली जो है नॉर्मल ब्यूटेन है, थोड़ा बहुत अमाउंट में, स्लाइट अमाउंट में आपका पेंटेन हो सकता है, आइसोपेंटेन होगा। वो फीड प्लस रिसाइकिल से इस रिएक्शन प्रोसेस में जो अनकन्वर्टेड ब्यूटेन है या अनकन्वर्टेड पेंटेन है उसको रिसाइकिल करके मिक्स करते हैं। उसके बाद फिर हम लोग उसको हीट करते हैं, क्योंकि रिएक्शन की कंडीशंस ऐसी है, ये रिएक्शन 600 to 650 डिग्री सेल्सियस के आसपास होगी, तो वहाँ पे हम लोग को हीट करना पड़ेगा अपने फीड स्टॉक को। तो फीड स्टॉक को हम लोग फर्नेस में हीट करते हैं।
फर्नेस में हीट करने के लिए हम लोग को हीट का सोर्स चाहिए, तो हीट हम लोग किससे करेंगे, फ्लू गैसेस जो है उससे हीट करते हैं। इस प्रोसेस में कहीं अगर फ्लू गैसेस जनरेट हो रही होंगे या कोई ऐसा सिस्टम होगा जहाँ फ्यूल को हम लोग बर्न कर रहे होंगे, तो उससे जो गैसेस फाइनली जनरेट होती हैं वो हाई टेम्परेचर पे होती हैं, तो उसको यूज़ करते हैं हम लोग इसको हीट करने में। तो जो डिज़ायर्ड टेम्परेचर है वहाँ तक हम लोग हीट कर लेते हैं, तो फिर उसके बाद हम लोग ले जाते हैं रिएक्टर में। रिएक्टर में ले जाएंगे, जो भी इसका रिएक्शन टाइम होगा उतने टाइम तक हम लोग रिएक्शन को अलाउ करेंगे। रिएक्शन उसको रेसिडेंट टाइम बोलते हैं। तो रिएक्शन कंप्लीट हुई तो हम लोगों ने जो फीड अपनी आ रही थी, फीड को हम लोगों ने क्लोज़ कर दिया, बंद कर दिया, और उसके बाद जो प्रोडक्ट अपना फॉर्म हुआ था उसको विड्रॉ कर लिया। तो सवाल बन गया कि हमने फीड को बंद क्यों किया। फीड जो अपनी आ रही थी एक वाल्व की हेल्प से हमने बंद कर दिया इसको, फीड को, और प्रोडक्ट को विड्रॉ कर लिया। तो फीड को बंद क्यों किया, पहला सवाल। और फीड इसको अगर बंद किया तो क्या पूरा प्लांट उस वक्त तक बंद रखेंगे जब तक ये कुछ देर के लिए, तो कितना देर तक के लिए बंद करेंगे, या फिर बंद जब ये है तो वो क्या करेंगे, उसके बारे में आगे डिस्कस करते हैं। लेकिन इसके बंद करने के बाद क्या करते हैं, एक्चुअली क्या है कि इसमें हम लोग कैटलिस्ट यूज़ कर रहे हैं। कैटलिस्ट जो अपना है वो है क्रोमियम ऑक्साइड ऑन एल्यूमिना कैरियर है, तो क्रोमियम ऑक्साइड कैटलिस्ट यूज़ कर रहे हैं। तो इशू इसमें ये आता है कि जब रिएक्शन होती है तो कोक का डिपोजिशन होने लगता है, क्योंकि यहाँ पे हम स्लाइटली हायर हाइड्रोकार्बन यूज़ कर रहे हैं इन कंपेरिजन टू प्रोपिलीन और एथिलीन के। तो कोक डिपॉजिट होने लगता है कार्बन पे, वो अपने कैटलिस्ट पे। जब कैटलिस्ट पे कोक डिपॉजिट होगा तो उसकी एक्टिविटी क्या है, कम होती जाएगी। एक्टिविटी उसकी कम होगी तो क्या है कि फिर रिएक्शन को उतना एफिशिएंटली वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं करेगा, तो इसलिए हमको रीजनरेट करना पड़ता है। रीजनरेट फिर कैसे करेंगे, रीजनरेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि हॉट एयर जो है वो इसके अंदर डालते हैं एक दूसरे वाल्व के थ्रू। तो एयर को हीट कर लेते हैं स्टीम की हेल्प से। प्री हीट करने के बाद फिर हम लोग जो है उसको रिएक्टर में ले जाते हैं। तो जो कोक है, डिपॉजिट है कोक बेसिकली क्या है, कार्बन है। तो कार्बन जो डिपॉजिट है आपका, कार्बन और प्लस ऑक्सीजन मिली तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाएगी आपकी। और ये तो वहाँ से इसका मतलब सरफेस से बर्न हो जाएगा, तो मतलब उसका कैटलिस्ट का सरफेस क्लियर हो जाएगा। और इसके साथ साथ एक काम और ये करती है कि जो टेम्परेचर जो है ना उसका रेस कर देती है, क्योंकि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। कंबशन ऑफ कार्बन जो होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी तो इसका टेम्परेचर जो है ना रेस कर देगी। अब ये जो इसको कंबशन के बाद क्या, कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस बची, कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस बनी। तो क्या करते हैं गैसेस, ये क्योंकि हाई टेम्परेचर पे हैं तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो है हम लोग इससे हीट एक्सचेंज कर सकते हैं। तो इसको कहाँ ले जाएंगे हम लोग, एक यूनिट में ले जाएंगे, वेस्ट हीट बॉयलर उसको बोलते हैं। वहाँ पे हम लोग वाटर डालते हैं और वो क्योंकि हायर टेम्परेचर पे है तो वो स्टीम में, इसकी हीट की हेल्प से स्टीम में कन्वर्ट कर देता है। तो ये पूरी साइकिल हुई, हमने फीड को डालना, रिएक्शन हुई, प्रोडक्ट को निकालना, फिर प्रोडक्ट को निकालने के बाद जो है ना इसको कैटलिस्ट को रीजनरेट करना। एक वर्ड है रीजनरेट, मतलब उसकी एक्टिविटी को फिर से रिगेन करने को रीजनरेट कहते हैं। तो रीजनरेट करना ये एक पूरा साइकिल है और ये बैच प्रोसेस है, क्योंकि हमने रिएक्शन, जब तक रिएक्शन हो रही है उसमें कुछ और ऐड नहीं कर रहे हैं, फिर रिएक्शन के बाद इस प्रोसेस को स्टॉप कर दे रहे हैं प्रोडक्शन को। तो ये एक बैच रिएक्टर हो गया। तो एक पूरे रिएक्शन को एक साइकिल बोलते हैं। अब क्या करेंगे हम लोग, क्योंकि प्लांट को तो हम लोग बंद नहीं कर सकते हैं ना जब तक ये प्रोसेस हो रहा है, तो उस ड्यूरेशन में क्या करेंगे, दूसरा रिएक्टर लगा देंगे। और दूसरा रिएक्टर जो फीड यहाँ पे आ रही थी उसी पाइपलाइन से, जिस पाइपलाइन से फीड आ रही थी उसका एक लाइन और लेके, यहाँ पे तो वॉल्व क्लोज है तो इसका मतलब हम दूसरे रिएक्टर में ले जाके उसको फीड को डाल देंगे। यहाँ पे फीड जाएगी, यहाँ पे भी रिएक्शन होगा, सेम मतलब पूरा एक रिएक्टर रिप्लेस कर दिया, 2 रिएक्टर हमने बना दिए। रिएक्शन होगी, आपका प्रोडक्ट फॉर्म होगा कुछ देर के लिए, मतलब जितना भी रिएक्शन टाइम है वो अलाउ करेंगे। प्रोडक्ट फॉर्म होने के बाद इसको यहाँ से वॉल्व को बंद कर देंगे, फिर इसको प्रोडक्ट को निकालेंगे, प्रोडक्ट को इस लाइन से निकालेंगे, फिर इसको क्या है रीजनरेट करेंगे, यही हॉट एयर जो आपकी है उससे। तो जब
एक्चुअली ये पूरा जो है ना साइक्लिक फैशन में वर्क करते हैं, मतलब जब एक रिएक्टर चल रहा होगा तो दूसरा रिएक्टर रीजनरेशन में होगा। तो एक रिएक्टर जब कंप्लीट हो गया इसकी ये प्रोसेस, तो मतलब ये ऑपरेशन में है तो ये वाला रीजनरेशन में होगा। फिर जब इसको रीजनरेशन में डालेंगे तो ये जो है ना इसको हम लोग रिएक्शन में डाल देंगे, रिएक्शन प्रोसेस में, मतलब प्रोसेस में डाल देंगे। तो इस तरह हमारा पूरा ओवरऑल प्रोसेस जो होगा वो कॉन्टीन्यूअस होगा। और एक एक प्रोसेस तो बैच प्रोसेस है, एक रिएक्टर की बात करें, लेकिन ओवरऑल प्रोसेस क्या है, कॉन्टीन्यूअस है। क्योंकि हम अलाउ नहीं कर सकते ना कि 4 घंटे तक, 2 घंटे तक, 15 मिनट तक, जो भी उसका रीजनरेशन टाइम है उस टाइम तक रिएक्शन को स्टॉप, मतलब प्रोसेस को स्टॉप रखें। तो इसलिए एक इसमें एक नया कॉन्सेप्ट है कि मतलब ये साइक्लिक फ्लूइड कैटालिटिक क्रैकिंग में आप लोगों ने प्रीवियस ईयर्स में पढ़ा होगा वहाँ पे पेट्रोलियम रिफाइनरी में। तो इस तरह इसमें भी हम लोग इसको मतलब साइक्लिक प्रोसेस यूज़ करते हैं। पहले ये वाला रिएक्शन में रहेगा रीजनरेशन, फिर जब रीजनरेशन में जाएगा तो ये वाला रिएक्शन में आने लगा। तो यहाँ से भी जो आपकी गैसेज होंगी, जो हॉट एयर कंबशन से जो इसका हम लोग कंबशन कर रहे थे, जो कैटलिस्ट पे कोक डिपॉजिट था, तो वहाँ से जो भी CO2 गैस निकल रही थी आपकी, उसको हम लोग यहाँ से ले जाके हीट एक्सचेंज कर ले रहे थे। हीट एक्सचेंज कर ले रहे थे मतलब हम लोग वाटर से स्टीम को बना ले रहे थे। तो स्टीम हम लोग फर्दर यूज़ कर लेंगे। अब जो देखते हैं प्रोडक्ट के बारे में, जो प्रोडक्ट हमने विड्रॉ किया, तो जो हॉट रिएक्टर आउटलेट है उसको हम लोग अब क्योंकि हायर टेम्परेचर पे है और उसको फाइनली हम उसके बाद हम लोग को उसको एब्जॉर्ब करना है, तो इसलिए हमको उसको ठंडा करना पड़ता है, क्विंचिंग करते हैं हम लोग। तो पहले इजेक्टर में ले जाएंगे। इजेक्टर में क्या करता है कि प्रेशर जो है ना, वैक्यूम, इजेक्टर का काम क्या होता है, वैक्यूम क्रिएट कर देता है, तो जिससे जो है ना सेपरेशन में हेल्प मिलती है। उसके बाद क्विंच टावर में ले जाते हैं। क्विंच टावर में क्या करते हैं कि गैस ऑयल जो है, बेसिकली गैस ऑयल हम लोग यूज़ करते हैं क्विंचिंग के लिए, मतलब कूलिंग के लिए। बेसिकली ये एक्चुअली कूलिंग प्रोसेस भी मतलब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि अगर ये लिक्विड फेज़ में होती हैं तो उसकी क्विंचिंग आसान होती है। कोई भी हम लोग वाटर ले लेते हैं, कोई भी कंपोनेंट लेते हैं तो ईजिली क्विंच हो जाता है। लेकिन क्योंकि ये वेपर्स हैं, फिर इसलिए क्विंचिंग के लिए गैस ऑयल हम लोग यूज़ कर रहे हैं। और जो गैस ऑयल यूज़ करते हैं ये मान लीजिए कि एक पूरा लूप में यूज़ करते हैं। हमने इसमें फीड अपना डाला, जो आपका फीड आ रहा था, जिसमें बेसिकली ब्यूटाडाइन होगा, अनरिएक्टेड आपका ब्यूटेन होगा, पेंटेन होगा, हाइड्रोजन जो गैस बन रही हैं वो है। तो उसको हम लोग इसमें क्विंच टावर में डालेंगे। क्विंच टावर में क्या होगा, क्विंच टावर में ऊपर से गैस ऑयल हम लोग डालते हैं तो क्विंचिंग हो जाती है। और लेकिन ये रिसर्कुलेशन मतलब लूप में है। यहाँ से हमने क्विंचिंग की, फिर हम लोगों ने इसको यूज़ किया आपका जो गैस ऑयल है, क्योंकि वो गैस ऑयल के लिक्विड फेज़ में है, तो इसको हमने फिर से पंप किया, क्योंकि बार बार यूज़ कर रहे हैं तो पंप करना पड़ेगा। और हम लोग को कूल भी करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है तो हीट हो जाता है। तो जब तक कूल रहेगा तो एफिशिएंट रहेगा, तो इसकी कूलिंग करते हैं। फिर हम लोग इसमें थोड़ा बहुत इजेक्टर में मिला देते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा पोर्शन जो है ना क्विंच टावर में मिला देते हैं, तो एक लूप बन जाता है। यहाँ से बराबर आपका गैस ऑयल आ रही है, इसको क्विंचिंग कर रही है, फिर बार बार हम लोग रिसर्कुलेट कर रहे हैं। अब जो ये थोड़ा सा कूल हो गई जो आपकी यहाँ पे वेपर्स थी, तो उनको अब हम लोग एब्जॉर्ब करेंगे। देखेंगे कि कोई प्रोडक्ट हम लोग निकाल ले रहे हैं क्या, कुछ एंड हम लोग रिकवर कर पा रहे हैं क्या। तो हम लोग जानते हैं कि एब्जॉर्प्शन कैसा प्रोसेस है। एब्जॉर्प्शन जो प्रोसेस है उसमें मान लीजिए गैसेस हैं, तो कोई आपका एक लिक्विड जो है उसको एब्जॉर्ब कर दे लेता है, तो एब्जॉर्प्शन में ले जाएंगे। लेकिन ये भी हम लोग जानते हैं कि जो एब्जॉर्प्शन प्रोसेस है वो बेसिकली लोअर टेम्परेचर और हायर प्रेशर पे ज़्यादा इफ़िशिएंट होता है। तो इसलिए हम लोग जो यहाँ से आपकी वेपर्स निकल रही हैं, प्रोडक्ट वेपर्स कूल हो गए थोड़ा बहुत, उसको हम लोग पहले क्या करेंगे, कंप्रेस करेंगे। और कंप्रेस करने के बाद फिर उसको हम लोग ठंडा करेंगे, कूल करेंगे। उसके बाद हम लोग कहाँ ले जाएंगे, आपका ये एब्जॉर्बर में ले जाएंगे। यहाँ पे एब्जॉर्प्शन होना है। अब देखते हैं हम लोग यूजुअली एब्जॉर्प्शन में हम लोग क्या करते हैं, वाटर यूज़ करते हैं या कोई सॉल्वेंट यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ का एब्जॉर्बर थोड़ा सा डिफरेंट है। हम लोग यहाँ पे नेफ्था यूज़ करते हैं। नेफ्था क्या है, नेफ्था जो है इसको, जिसमें हाइड्रोकार्बन्स हैं, इस प्रोसेस में जो भी हाइड्रोकार्बन्स हैं, आपका ब्यूटाडाइन है, हायर एंड है, ब्यूटेन है, पेंटेन है, उसको जो है ना एब्जॉर्ब कर लेता है। बाकी जो जैसे हाइड्रोजन थी तो फ्लू गैस के फॉर्म में वो जो ऊपर से वो निकल जाती हैं।
तो यहाँ पे एब्जॉर्ब हो गया आपका, इसमें एब्जॉर्ब जो हुआ वो फ्रैक्शन हमें क्या मिला, एब्जॉर्बेंट में बेसिकली आपका नेफ्था होगा, हाइड्रोकार्बन्स हैं, उसको कहाँ ले जाएंगे, क्योंकि हम लोग एब्जॉर्ब करने के लिए क्या यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे नेफ्था यूज़ कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि नेफ्था यूज़ करें तो नेफ्था को हमें रिकवर करना पड़ेगा, क्योंकि बार बार तो नया फ्रेश नेफ्था नहीं डालेंगे ना हम लोग, तो कुछ उसको रिकवर करना पड़ेगा। उसका मतलब ये जो अपना ये हाइड्रोकार्बन का मिक्सचर बना था उसमें से रिमूव करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या बनता है कि हम लोग कहाँ ले जाएंगे, स्ट्रिपर यूनिट में ले जाएंगे। स्ट्रिपर में ले गए तो वहाँ से हमने नेफ्था को जो है ना रिमूव कर लिया, और हमारे पास क्या बची, हमारे पास जो हाइड्रोकार्बन्स हैं बेसिकली उसमें आपका पेंटेन होगा, ब्यूटेन होगा और ब्यूटाडाइन होगा, वो बचती हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रिपर से नेफ्था को हमने निकाल लिया यहाँ से, और नेफ्था को फिर बार बार इसी में रिसर्कुलेट करते जाएंगे यहाँ पे एब्जॉर्प्शन टावर में, एब्जॉर्बर में। तो यहाँ से एब्जॉर्प्शन प्रोसेस होता रहेगा। एब्जॉर्ब हो के क्या बनता है, ये जो नेफ्था है ये आपके हाइड्रोकार्बन स्वैप को एब्जॉर्ब कर लेगा, यहाँ से नेफ्था रिमूव कर लेंगे। अब जो यहाँ से क्या बचेगा अपना, जब हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे तो इसको ले जाएंगे कहाँ पे, ब्यूटाडाइन टावर में, बेसिकली फ्रैक्शनेटर में। तो फ्रैक्शनेटर में हमारी कोशिश यही होगी कि यार हम लोग जो है ब्यूटेन जो हैवियर एंड है उसको लाइटर एंड से निकाल लें, सेपरेट कर लें। तो डिस्टिलेशन कॉलम होता है बेसिकली फ्रैक्शनेशन कॉलम। तो वहाँ पे ब्यूटाडाइन जो है, और ये इसकी रेंज के जो कंपाउंड्स हैं जिनका बॉइलिंग पॉइंट इसी रेंज में फॉल करता है, जैसे आपके ब्यूटेन होगा, ब्यूटीन होगा, तो उनको हम लोग यहाँ से टॉप प्रोडक्ट के फॉर्म में रिकवर कर लेते हैं। जो हाइवियर हाइड्रोकार्बन है कुछ साइड रिएक्शन से जो बन रहे होंगे उनको हम लोग हैवियर एंड के फॉर्म में निकाल लेते हैं यहाँ से बॉटम से। तो एन ब्यूटिलीन जैसे साइड रिएक्शन में एन ब्यूटिलीन बनती है, तो हमने हैवियर एंड जो है बॉटम से निकाल लिया। अब जो टॉप में अपने पास क्या बचा, बेसिकली हम लोग के पास ब्यूटेन होगा, जो अनरिएक्टेड ब्यूटेन है, आपका ब्यूटाडाइन जो मेन प्रोडक्ट है। अब इसके बाद हम लोग क्या चाहते हैं कि इनको ले जाके डिस्टिलेशन कर दें और हमें इजीली हमारा जो प्रोडक्ट है वो हम लोग को मिल जाए, ब्यूटाडाइन अलग हो जाए, ब्यूटेन अलग हो जाए। लेकिन यहीं पे दिक्कत आ जाती है। दिक्कत ये आती है कि हम लोग जो आपका नॉर्मल डिस्टिलेशन है वो नहीं यूज़ कर सकते। वो क्यों नहीं यूज़ कर पाएंगे, क्योंकि जो बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस है इनका वो बहुत मतलब कम है। तो इसलिए डिस्टिलेशन जो है ना, डिस्टिलेशन नहीं हो पाएगा। और ये हमारे लिए बड़ा चैलेंज आ गया कि डिस्टिलेशन से जो हम लोग इसको सेपरेट नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए अब फिर क्या करना पड़ेगा हम लोग को, तो एजियोट्रॉप फॉर्म करना पड़ेगा। तो यहाँ से हम लोग इसको कहाँ ले गए, एक ऐसे टावर में जो आपका क्रूड ब्यूटाडाइन इसको बोलेंगे। क्रूड ब्यूटाडाइन मतलब ब्यूटाडाइन होगा और उसमें कुछ फ्रैक्शंस होंगे आपके, पेंटेन होगा, ब्यूटेन होगा। तो उसको हम लोग में अब क्या करेंगे, उसका एक्सट्रैक्टिव डिस्टिलेशन करेंगे। मतलब कोई ऐसा कंपाउंड डालेंगे जो हेल्प कर दे। मतलब दो टाइप के डिस्टिलेशन होते हैं, मतलब जब कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन आती है। एक तो नॉर्मल डिस्टिलेशन होता है, एक होता है एजियोट्रॉपिक डिस्टिलेशन, और एक होता है एक्सट्रैक्टिव डिस्टिलेशन। तो थोड़ा सा जान लेते हैं एजियोट्रॉपिक डिस्टिलेशन में क्या होता है। जैसे आपका दो कंपाउंड हैं ए और बी, जैसे एथेनॉल और वाटर है, मान लीजिए एथेनॉल वाटर है, ए बी हैं दो कंपाउंड्स। अब इनका बॉइलिंग पॉइंट जो है ना पास में, मान लीजिए एक का 80 है, एक का 100 डिग्री सेल्सियस है, तो बॉइलिंग पॉइंट बहुत पास है, तो डिस्टिलेशन उस केस में वर्क नहीं करता। वो हमारे साथ इशू है। तो फिर हम क्या करेंगे कि इसमें दो ऑप्शंस हमारे पास बचते हैं कि एक कोई ऐसा तीसरा कंपाउंड डालते हैं सी, जो सी है तो ये जो है ए सी के साथ कंबाइन हो जाए और बी को हम लोग सेपरेट कर लें, तो उसको बोलते हैं कि एजियोट्रॉपिक डिस्टिलेशन। एजियोट्रॉप फॉर्म करना, जो ए और सी का जो कंपाउंड बन जाएगा मिल के मिसेबल सोल्यूशन मान लीजिए बना लेंगे, तो वो होता है एजियोट्रॉप। तो इसमें जो दो टाइप के एजियोट्रॉप होते हैं, लो बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप होता है, हाई बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप होता है। जो लो बॉइलिंग पॉइंट, जैसे दो कंपाउंड्स थे इसमें ए और बी, एक का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, मान लीजिए ए का बॉइलिंग पॉइंट कम है, तो जो हम नया इंट्रेनर डाल रहे हैं, सी डाल रहे हैं, अगर ए के साथ कम मिसेबल हो जाता है, ए के साथ फॉर्म कर लेता है कॉम्प्लेक्स, तो हम लोग उसको बोलते हैं लो बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप, लो बॉइलिंग एजियोट्रॉप। मतलब जो कम बॉइलिंग पॉइंट वाले के साथ इसने बनाया। जो हायर बॉइलिंग पॉइंट के साथ है तो हाई बॉइलिंग एजियोट्रॉप कहेंगे।
ये तो एज टॉप फॉर्मेशन था। एक दूसरा प्रोसेस ये है कि ए और बी जैसे सेपरेट नहीं हो रहे थे, उनका बॉइलिंग पॉइंट कम था, इसका मतलब रिलेटिव वोलेटिलिटी कम थी। तो रिलेटिव वोलेटिलिटी कम थी तो उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इसमें कोई सी कंपाउंड मिला देंगे। तो क्या किया उसने, ए बी को तो अलग कर दिया, ए सी का बन गया फॉर्म और बी सी का बन गया, 2 लेयर्स बन जाती हैं। तो उसको बोलते हैं एक्सट्रैक्शन प्रोसेस, एक्सट्रैक्टिव डिस्टिलेशन। अब ए सी को हम लोग अलग सेपरेट कर लेंगे और बी सी को अलग कर लेंगे। तो बेसिकली क्या करते हैं, इसमें रिलेटिव वोलेटिलिटी जो है ना, दोनों ये जो आपके बने 2 फॉर्म, ए सी का जो एक मिक्सचर है, बी सी का जो मिक्सचर है, उनकी रिलेटिव वोलेटिलिटी को इंक्रीज़ कर देता है। तो रिलेटिव वोलेटिलिटी जब इंक्रीज़ हो जाती है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उनको ईजिली सेपरेट कर लेंगे। तो ए सी को अलग एक टावर में ले जाएंगे, इसमें एक रेफिनेट फेज होती है, एक एक्सट्रैक्ट फेज होती है, और बी सी को अलग ले जाएंगे। तो उसके बाद दोनों को सेपरेट कर लेंगे। तो इस तरह 2 कंडीशंस बनती हैं सेपरेशन की। तो यहाँ पे सिचुएशन क्या आ रही थी कि हमारा जो ब्यूटेन था और ब्यूटाडाइन था वो सेपरेट नहीं हो रहे थे। तो उसके बाद फिर क्या, हमें वही इज़ोट्रॉपिक डिस्टिलेशन का कॉन्सेप्ट यूज़ करना पड़ेगा। तो उसके बाद हम उसको कहाँ ले गए, एक सेटलर टैंक में ले गए। अब यहाँ पे एक नया चीज़ यूज़ करेंगे, सेटलर टैंक में है तो कोई ऐसा चीज़ यूज़ करेंगे हम लोग जो इनको सेपरेट करे। तो हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं अमोनिएटेड क्यूप्रस क्लोराइड, अमोनिएटेड क्यूप्रस अमोनियम एसीटेट, सॉरी, इसमें अमोनिएटेड क्यूप्रस अमोनियम एसीटेट मिक्स करते हैं इस सेटलर टैंक में। और ये जो अमोनिएटेड क्यूप्रस अमोनियम एसीटेट बन रहा है वो कैसे बनता है, वो अमोनिया को हम लोग डिज़ोल्व करते हैं किसमें, क्यूप्रस अमोनियम एसीटेट के सोल्यूशन में। तो आपका अमोनिएटेड क्यूप्रस अमोनियम एसीटेट सोल्यूशन बन जाता है। तो जब अमोनिएटेड क्यूप्रस अमोनियम एसीटेट सोल्यूशन इसमें मिक्स किए तो इसमें बस वही है कि 2 लेयर्स उसने फॉर्म कर ली। आपका एक ब्यूटेन वाली अलग हो गई और ये जो है ना, इसको इसने डिज़ोल्व कर लिया, किसको, ब्यूटाडाइन को, क्योंकि ब्यूटाडाइन को ही सेपरेट करना था। तो ब्यूटाडाइन को इसने अपने आप में डिज़ोल्व कर लिया। और जो आपका एन-ब्यूटेन और एन-पेंटेन वाली जो वेपर्स हैं उनको हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली उनको रिसाइकिल कर लेंगे, फीड में जाके मिक्स कर देंगे। अब हमारे पास क्या बचा कि जो आपका ब्यूटाडाइन था प्रोसेस में, वो किस में डिज़ोल्व हो गया, वो अमोनिएटेड क्यूप्रस अमोनियम एसीटेट सोल्यूशन में डिज़ोल्व हो गया। तो अब यहाँ से हमें सेपरेट करना है किसको, तो क्या करते हैं, हम स्ट्रिपर यूनिट में ले जाते हैं। तो स्ट्रिपर यूनिट बेसिकली क्या करता है, अमोनिया प्लस ब्यूटाडाइन जो है ना उसको सेपरेट कर लेते हैं टॉप से, और जो क्यूप्रस अमोनियम एसीटेट सोल्यूशन बनता है वो बॉटम से सेपरेट हो जाता है। क्या किया है हम यहाँ पे जो है अपना ब्यूटाडाइन जो है डिज़ोल्व हुआ था, किस में डिज़ोल्व था, अमोनिएटेड क्यूप्रस अमोनियम एसीटेट के सोल्यूशन में। तो उसके बाद फिर हम उसको ले गए स्ट्रिपर यूनिट में। स्ट्रिपर यूनिट में जो लाइटर फ्रैक्शंस हैं, मान लीजिए, वहाँ से इसके ये क्यूप्रस अमोनियम एसीटेट सोल्यूशन को यहाँ से हमने निकाल लिया। और जो अमोनिया जो है उसमें अमोनिया में जो डिज़ोल्व रह गया आपका ब्यूटाडाइन जो फ्रैक्शन है, ब्यूटाडाइन प्लस अमोनिया को हम लोग ले जाएंगे ब्यूटाडाइन प्यूरीफायर यूनिट में। तो बेसिकली क्या है, ये भी डिस्टिलेशन यूनिट है। तो यहाँ पे क्या होता है, हम लोग ब्यूटाडाइन प्यूरीफायर में ले गए अमोनिया और ब्यूटाडाइन के मिक्सचर्स को। तो ये भी सेपरेट नहीं इजीली हो रहे थे, ये भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे। तो इनके लिए भी हमें सोल्यूशन देखना पड़ेगा। तो इनके लिए सोल्यूशन क्या है कि हम लोग वाटर इसमें अगर डाल दें, इस टैंक में वाटर डाल दें तो अमोनिया रिएक्शन कर देगी। क्या बना लेगी, अमोनिया प्लस वाटर अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना लेगी। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना लेगी तो बेसिकली ये ब्यूटाडाइन यहाँ से सेपरेट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने वाटर ऐड कर दिया प्यूरिफिकेशन यूनिट में या डिस्टिलेशन जो यूनिट थी। तो वहाँ से ब्यूटाडाइन जो है अपने टॉप प्रोडक्ट कूल करके हमने सेपरेट कर लिया। अब यहाँ पे फिर अमोनिया वाला पार्ट बन गया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बच गया, क्योंकि अमोनिया हम लोग यूज़ कर रहे हैं और इम्पॉर्टेंट पार्ट है, तो उसको भी हम लोग को रिसाइकिल करना पड़ेगा, रिकवर करना पड़ेगा। तो जो अमोनिएटेड वाटर था आपका, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का वाटर था, उसको हम लोग कहाँ ले जाएंगे, अमोनियम स्टिल में ले जाएंगे। वहाँ पे अमोनिया और वाटर को रिकवर कर अलग कर लेंगे। तो इसमें क्या होता है, वाटर को हम लोग बॉटम से रिकवर कर लेते हैं और फिर से इसको रिसाइकिल कर देंगे, क्योंकि वाटर यूज़ हो रहा है इस प्रोसेस में। तो वाटर को रिसाइकिल कर देंगे हम लोग यहाँ से फिर से। और जो अमोनिया है, अमोनिया क्योंकि अमोनिया को हमको डिज़ोल्व करना है, किस में डिज़ोल्व करना है, जो आपका सोल्यूशन था क्यूप्रस अमोनियम एसीटेट सोल्यूशन में। तो यहाँ से अमोनिया टॉप से प्रोडक्ट करके, टॉप से रिमूव करके
हम लोग ले जाएंगे यहाँ पे मिक्स कर देंगे, यहाँ मतलब वही डिज़ोल्व कर देंगे जो अमोनियम एसीटेट सोल्यूशन यहाँ से आ रहा है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, अमोनिएटेड Q+ अमोनियम एसीटेट सोल्यूशन। फिर इसको ले जाके हम लोग कहाँ पे, ये जो सेटलर टैंक में है, फिर मिक्स कर देंगे। तो इस तरह हम लोग का ब्यूटाडाइन मिल जाएगा। और हम लोगों ने कई रिसाइकिल किए, जैसे यहाँ पे वाटर रिसाइकिल हो रहा है यहाँ पे, फिर यहाँ पे अब ये पूरा अमोनियम जो अमोनिएटेड Q+ अमोनियम एसीटेट सोल्यूशन था वो यहाँ पे रिसाइकिल हो रहा है। यहाँ पे नेफ्था को हम लोग रिसाइकिल कर रहे थे, यहाँ पे जो गैस ऑयल है वो वहाँ उसको रिसाइकिल कर रहे थे। तो इसलिए ये प्रोसेस जो है ना, मतलब वही जब हम लोग पढ़ रहे थे अभी कि रिएक्शन है, सेपरेशन है और रिसाइकिल है, तो बेसिकली 3 स्टेप्स ज़्यादा यूज़ हो रहे थे। तो जस्ट एक बार जल्दी से हम लोग रिवीजन कर लेते हैं इसका कि क्या बेसिक प्रोसेस था। तो सबसे पहले हम लोग का टारगेट, ये आपका जो रॉ मटेरियल था, जो फीड था, जैसे C4 C5 वाले फीड थे, लार्जली इसमें C4 के कंपोनेंट थे, उसको हीट करते हैं फ्लू गैसेस की हेल्प से। हीट करने के बाद जब रिएक्टर टेम्परेचर पे हो जाएगी तो उसको जाके रिएक्टर में कराएंगे, रिएक्शन कराएंगे। पहले एक रिएक्टर में कराते हैं, रिएक्शन होती है, प्रोडक्ट जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है तो हम लोग फ्लो को बंद कर देते हैं, प्रोडक्ट यहाँ से रिकवर कर लेते हैं, प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। उसके बाद जो कैटलिस्ट है आपका उसको रीजनरेट करते हैं, क्योंकि उस पर कार्बन या कोक डिपॉजिट हो गया है तो उसकी एक्टिविटी कम हो गई है। तो रीजनरेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसमें हॉट एयर करते हैं। टेम्परेचर पहले ही भी ज़्यादा था तो जो है बर्निंग हो जाएगी, कार्बन जो है बर्न हो जाएगा, C+O2 CO2 बन जाएगी आपकी। और जो CO2 बनेगी तो हीट भी प्रोवाइड करती है, तो हीट प्रोवाइड करेगी तो इसका टेम्परेचर जो है ना मेंटेन रहेगा, 650 डिग्री सेल्सियस तक हम लोग टेम्परेचर ऑब्टेन कर लेंगे। अब जो गैसेस बनी वो उसका भी हायर टेम्परेचर है, तो उससे हम लोग क्या करते हैं, स्टीम बना लेते हैं वाटर को यूज़ करके। तो स्टीम यूज़ कर लेंगे हम लोग को, जहाँ पे अगर अपना इंटीग्रेटेड प्रोसेस है और उसमें स्टीम की कहीं ज़रूरत है। अब जब इसको रीजनरेशन में डालेंगे तो दूसरे वाले को ये वाल्व जब क्लोज़ करके तो दूसरा वाल्व ओपन कर देंगे तो वहाँ पे रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी। तो जब एक रिएक्टर आपका रीजनरेशन में होगा तो दूसरा रिएक्टर प्रोसेस में होगा, ऑपरेशन में होगा। और एयर हम लोग यूज़ करते हैं, एयर किस लिए यूज़ करते हैं, उसको रीजनरेशन के लिए, कैटलिस्ट को, मतलब बेसिकली कार्बन जो डिपॉजिट है, कोक डिपॉजिट है, उसको बर्न करने के लिए। जब एक बार आपका प्रोडक्ट हम लोगों ने यहाँ से दोनों रिएक्टर से निकाल के प्रोडक्ट को मिक्स करके एजेक्टर में ले जाएंगे, एजेक्टर से क्विंच टावर में ले जाएंगे। क्विंच मतलब कूल करना होगा हम लोग को, हायर टेम्परेचर पे 650 डिग्री सेल्सियस पे रिएक्शन हो रही हैं। तो क्विंच टावर में हम लोग क्या करते हैं, गैस ऑयल को सर्कुलेट करते हैं। तो ये भी एक मान लीजिए लूप बना लेते हैं, क्योंकि बार बार आ रही हैं ये गैसेज, उनको कूल करना पड़ रहा है हम लोग को। तो यहाँ पे पंप लगा के यहाँ से कूलिंग करके बार बार हम लोग इसको सर्कुलेट करते रहते हैं। एक बार जब ये आपकी गैसेस कूल हो गई उसके बाद हम लोग एब्जॉर्ब कराएंगे, जो आपके फ्लू गैसेस हैं उनको सेपरेट करना है। तो उसमें क्या होगा कि पहले कंप्रेस करना पड़ेगा। कंप्रेस इसलिए हम लोग जस्ट कर रहे हैं क्योंकि जानते हैं कि एब्जॉर्प्शन जो है ना हायर प्रेशर पे ज़्यादा इफेक्टिवली काम करता है, और फिर कूलिंग करते हैं। तो एक क्वेश्चन ये भी आप लोग का राइज हो सकता है कि सर कूलिंग पहले भी कर सकते हैं क्या, कंप्रेशन बाद में करें? तो एक्चुअली कूलिंग अगर पहले कर देंगे तो उसका टेम्परेचर ड्रॉप होगा, फिर कंप्रेशन करेंगे तो कुछ टेम्परेचर उसका राइज़ हो जाएगा। तो इसलिए पहले हम लोग कूलिंग नहीं करते, पहले कंप्रेस कर लिए, जो भी टेम्परेचर राइज़ हुआ, बाद में कूल कर लिए जितना हमें टेम्परेचर चाहिए। कूल कर लिए तो फिर हम एब्जॉर्प्शन कराएंगे, बेसिकली जो कंपोनेंट हम निकाल सकते हैं वो कंपोनेंट निकालेंगे। तो एब्जॉर्प्शन कराते हैं। एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, हम लोग यहाँ पे नेफ्था यूज़ कर रहे होते हैं। तो नेफ्था को यूज़ करेंगे तो वो जो हाइड्रोकार्बन्स हैं आपके, उनको जो है ना एब्जॉर्ब कर लेगा, और जो आपकी फ्लू गैसेस जो हैं वो आपकी यहाँ से निकल जाएंगी फूल। अब जो यहाँ पे नेफ्था यूज़ कर रहे हैं तो हम लोग को नेफ्था भी रिकवर करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि नेफ्था बार बार फ्रेश नेफ्था यूज़ करते रहें। तो नेफ्था को रिकवर करने के लिए हम लोग क्या ले जाएंगे, स्ट्रिपर यूनिट में ले जाएंगे। वो जो है ये आपकी हाइड्रोकार्बन्स थी उसमें से नेफ्था को निकाल देगा, तो नेफ्था को हम लोग फिर से यूज़ कर लेंगे इस टावर में। फिर आपका यहाँ पे बेसिकली क्या बचा, आपके हाइड्रोकार्बन्स बचे, कुछ हैवी हाइड्रोकार्बन्स होंगे, पेंटेन्स होंगे, और ब्यूटाडाइन जो हमारा मेन प्रोडक्ट है वो होगा। तो उसको हम लोग कहाँ ले जाएंगे, ब्यूटाडाइन टावर में, डिस्टिलेशन टावर में ले जाएंगे। वहाँ पे लाइटर फ्रैक्शंस को हैवी फ्रैक्शन से निकाल लेंगे। इसके बाद भी हमारा टारगेट यही होता था कि फिर एक और डिस्टिलेशन हम लोग कॉर्नर में यूज़ कर लेते हैं, वहाँ पे ब्यूटेन को और ब्यूटाडाइन को सेपरेट कर लेते हैं, प्रोसेस हमारा इजीली ख़त्म हो जाता है। तब तो इस प्रोसेस में कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती एक्सेप्ट रिएक्टर पार्ट को। लेकिन एक्चुअली ये एज़ोट्रॉप फॉर्म कर लेते हैं, जो मतलब वो बॉइलिंग पॉइंट कम होता है तो डिस्टिलेशन पॉसिबल नहीं है। तो
उसमें क्या करते हैं कि हम लोग एज़ोट्रॉप फॉर्म करते हैं, तो दूसरा कंपाउंड मिक्स करते हैं। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग क्यूप्रस अमोनिएटेड क्यूप्रस क्लोराइड अमोनिएटेड क्यूप्रस अमोनियम एसीटेट का सोल्यूशन मिक्स करते हैं। वो जो है ब्यूटाडाइन को एब्जॉर्ब कर लेता है उस, तो ब्यूटाडाइन एब्जॉर्ब हो गया, बाकी आपका पेंटेन वगैरह बचा तो उसको हम लोग टॉप से जो है ना निकाल के वेपर फॉर्म में उसको हम लोग फीड में मिक्स कर देते हैं। अब यहाँ पे क्योंकि क्यूप्रेटेड अमोनिएटेड क्यूप्रस अमोनियम एसीटेट में डिज़ोल्व हुआ है, तो हम लोग को ये सोल्यूशन भी रिकवर करना पड़ेगा, अदरवाइज़ हमें हर बार फ्रेश डालना पड़ेगा, क्योंकि रिएक्शन तो हो नहीं रही है, जिससे एब्जॉर्ब कर रहा है उसको। तो उसको क्या करते हैं हम लोग स्ट्रिपर यूनिट में जाएंगे। स्ट्रिपर से पहले क्या होता है, क्यूप्रस अमोनियम एसीटेट यहाँ से सेपरेट हो जाता है और अमोनिया प्लस जो ब्यूटाडाइन होता है वो टॉप प्रोडक्ट मिलता है। तो उसको ब्यूटाडाइन को सेपरेट करना है हमारा टारगेट, तो एक डिस्टिलेशन कॉलम में ले जाएंगे, लेकिन वहाँ पे भी अमोनिया इजीली सेपरेट नहीं होता, तो वो प्रॉब्लम हमारे लिए है। तो उसका भी सोल्यूशन हमने इस तरह ढूंढा कि वाटर डाल देंगे तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, और फिर वो जो है ना वो ईजिली जो है ना हैवियर होने के बाद जैसे बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंसेस हो जाएंगे, रिलेटिव वोलेटिलिटी बढ़ जाएगी, तो हम लोग ब्यूटाडाइन टॉप से ऑब्टेन कर लेंगे, और जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड होगा वो नीचे से जो है, क्योंकि अमोनिया हमें रिकवर करना है तो एक अमोनिया स्टील में ले जाएंगे, वहाँ पे हीट करके जो है ना अमोनिया को टॉप से निकाल लेंगे, वाटर को बॉटम से। वाटर क्योंकि यहाँ पे यूज़ हो रहा है तो ये आपका ब्यूटाडाइन प्यूरीफायर में, तो यहाँ पे वाटर डाल के वाटर को रिसाइकिल कर देंगे। जो अमोनिया मिलेगी फिर हम लोग उसको डिज़ोल्व करेंगे किसमें, क्यूप्रस अमोनियम एसीटेट सोल्यूशन में। तो यहाँ पे हम लोग ला के यहाँ पे मिक्स कर दिए, डिज़ोल्व करके हम लोग फिर से यहाँ पे अपने मिक्सर और सेटलर टैंक में ले आए। तो इस तरह पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो गया और हम लोग को ब्यूटाडाइन हमारी मिल गई, जो ब्यूटाडाइन हमारा टारगेट प्रोडक्ट था वो हमें ऑब्टेन्ड हो गया।